हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार वाथाव वापस आपका स्वागत करता हूं। मैं सभी लेवल की इंग्लिश पढ़ाता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं जूम ऐप पर इंग्लिश पढ़ाता हूं सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। बहरहाल यहाँ पर दो प्रकार के स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, और वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं। मैं जूम ऐप पर किस तरह से इंग्लिश पढ़ाऊंगा और कैसे आपको जूम ऐप का प्रयोग करना है, इस सब की जानकारी आपको मेरे एक और वीडियो पर मिल जाएगी, जो कि आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि मैं आपको किस लेवल की इंग्लिश और किस कोर्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे अपने कोर्स प्लान के बारे में आज, कि आखिरकार मैं किन स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स पढ़ाने वाला हूं। दो प्रकार के मेरे कोर्स बटे हुए हैं, एक स्पोकन इंग्लिश के लिए है और एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है। चर्चा करते हैं आखिरकार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कैसा है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कोर्स कैसा है। तो मैंने एक शीट पर थोड़ा सा लिख लिया है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स मैं भूल न जाऊं इसलिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि स्पोकन इंग्लिश में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, या हमारा कोर्स प्लान कैसा होने वाला है। जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स उन लोगों के लिए है, यानी एकदम बेसिक लेवल की इंग्लिश है। इसमें आप इसमें बोलना सीखते हैं और इंग्लिश के बारे में जानते हैं, बातों की प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो बात करते हैं कोर्स प्लान के बारे में, जो कि हमारा स्पोकन इंग्लिश प्लान है। स्पोकन इंग्लिश प्लान में मैं कभी भी किसी ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, ड्यूरेशन की जो बात करता है वो आपको जल्दीबाजी में सिखाता है, और अगर आप ड्यूरेशन की चिंता करेंगे तो ड्यूरेशन के दौरान भाषा नहीं सीखी जाती दोस्तों। भाषा सीखने के लिए समय लगाना पड़ता है। अगर ड्यूरेशन में थोड़ी सी और बात करूं, आप मुझे ये बताइए, आप हिंदी बोलते होंगे या कोई और भाषा बोलते होंगे, मातृभाषा को सीखने में आपको कम से कम जीवन के 2 से ढाई साल लगे होंगे। तो मैं कभी भी 90 डेज़ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, ऐसे किसी कोर्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। सीखना एक स्टूडेंट के ऊपर होता है, और कैसे वो सीखता है ये उस पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि ये कोर्स फॉलो कीजिए तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर इंग्लिश कोर्स विच इज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी मैं ऑब्वियसली आपको कोई ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूँ। आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। चलिए बात करते हैं। जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स। कोर्स के प्लान में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे भाषा को समझना, सेंटेंसेस को समझना, जिसमें कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, किस प्रकार के शब्दों का कॉमन यूज़ होता है, और लोग आपस में इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ ऑडियो के थ्रू। इस लेवल पे आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा या ज़्यादा ग्रामर सीखनी नहीं पड़ेगी। यहाँ आप लोगों को सुनेंगे, एक दूसरे से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें आगे आता है यूज़ ऑफ कॉमन वर्ब्स लाइक मॉडल्स, कैन, कुड, मे वगैरह वगैरह। इन सब का कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो मॉडल्स का तो यूजुअली आप यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं क्लास में सीखेंगे आप। इसके साथ साथ हम और भी अन्य वर्ब्स का यूज़ करेंगे, जैसे वर्ब टू होता है, जैसे वर्ब टू हैव होता है, वर्ब टू गेट होता है। कोई आपसे बोलता है क्या आज तुम सोए, तो डिड यू हैव योर स्लीप, डिड यू गेट योर स्लीप, डिड यू स्लीप वेल, इस तरह से बोलते हैं। मॉडल्स, आई कैन ओपन एनी डोर, आई कैन ब्रेक दिस लॉक ईजीली। मे का प्रयोग, मे आई कम इन सर, मे द बेस्ट प्लेयर विन। इस तरह से इन सारे कॉमन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में काम आते हैं, स्पोकन इंग्लिश में काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स में। हम इसमें ग्रामर थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बिना ग्रामर के किसी भी प्रकार की इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती दोस्तों। थोड़ी तो ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जैसे टेंसेज हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ इडियम्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, वर्ब्स के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ
आप ग्रामर के कोर्स में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, मॉडिफायर जिन्हें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स भी कहते हैं। थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सीखने में आपको समय लग सकता है, लेकिन हाँ, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं। टेंसेस, जैसा मैंने पहले कहा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं यूसेज ऑफ प्रपोजिशंस, ऑन, इन, एट, बिहाइंड, अहेड, बिसाइड, बिसाइड्स, ये दो अलग अलग हैं। फिर आगे बढ़ते हुए आपका बेस कोर्स बहुत कुछ बन जाएगा जब तक आप लोग फिर लर्न बाय वॉचिंग, टीवी देखते हुए, लोगों को कम्युनिकेट करते हुए देखते हुए, वीडियोस के थ्रू आप अंडरस्टैंड करेंगे और उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कि आखिरकार आप किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं या वो लोग किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं। फिर लर्न बाय लिसनिंग, फिर आप सिर्फ सुनना सीखेंगे, लोगों को देखना नहीं, सिर्फ सुनकर ऑडियो के थ्रू आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, सही उच्चारण सीखेंगे, सही तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन देखने, सुनने, माहौल बनाने से इन सब से क्रिएट होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इन सब चीज़ों को सीखने के साथ साथ आपको मैं कॉमन वोकैबुलरी भी सिखाऊंगा, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी होती है अच्छी भाषा में पकड़ बनाने के लिए और लोगों को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, जिन्हें हम मुहावरे कहते हैं, प्रोवर्ब्स, इन सब का प्रयोग आना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इनको यूज़ कैसे करते हैं सिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा। समझ गए? तो यहाँ तक तो हम बात करते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में, जिसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं, मॉडल्स हैं, कॉमन वर्ब्स हैं, थोड़ा मोड़ा ग्रामर के टॉपिक हैं, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, कॉमन वोकैबुलरी है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड लेवल ऑफ कोर्स के बारे में, जो कि वर्बल एबिलिटी कोर्स है। वर्बल एबिलिटी यानी आप भाषा कितनी जानते हैं, खासतौर पर इंग्लिश कितनी जानते हैं, इसके बारे में वर्बल एबिलिटी का कोर्स होता है। इस कोर्स को ही वर्बल एबिलिटी कहते हैं, यानी भाषा की एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम होता है, वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन वर्बल एबिलिटी का टेस्ट लेते हैं। समझ लीजिए कि अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो इंग्लिश का पेपर है वो वर्बल एबिलिटी का टेस्ट है। तो वर्बल एबिलिटी के अंतर्गत आप जो कोर्स मुझसे पढ़ेंगे, उससे आप अच्छे लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एसएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एसआई निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, आप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, मैट निकाल सकते हैं, आप एमपीएमईटी निकाल सकते हैं, आप एनमैट निकाल सकते हैं, आप अगर थोड़ी और मेहनत कर जाएँ तो कैट लेवल तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल इस कोर्स के बारे में बात करते हैं कि इस कोर्स में आखिरकार क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली ये जो वर्बल एबिलिटी कोर्स है, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, या इसके 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं जहां आपको तैयारी करनी है। नंबर 1, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा वरद हस्त, जिसे हम कहते हैं अ होल्ड ऑन अ टॉपिक, आपको होना चाहिए। दैट इज अ ग्रेट होल्ड ऑन ग्रामर। नाउ इन द स्पोकन इंग्लिश कोर्स देयर इज नॉट मच ऑफ ग्रामर, बट when we come to the verbal ability course, the competitive English course, you need to know grammar deeply. बहुत अच्छे से आपको ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आर्टिकल्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन आते हैं मॉडल्स पर। यहाँ पर ही मॉडल, जैसे ऐसा ही है तो उसमें मॉडल का क्वेश्चन आ जाएगा। बैंकिंग वगैरह में मॉडल ज़्यादा नहीं आएगा। एसएससी में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल में मॉडल का क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी सीजीएल में प्री में हो सकता है, लेकिन बाद वाले लेवल यानी टियर 2 में मुश्किल लगता है कि मॉडल जैसा क्वेश्चन आए, क्योंकि मॉडल रिलेटिवली ईजी होता है। फिर हम आगे बात करते हैं मॉडल्स के साथ टेंसेस का बड़ा रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन टेंसेस पर आते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं टेंसेस पे। मैं आपको टेंसेस को बहुत बहुत डीपली पढ़ाऊंगा कि टेंसेस का एरर कैसे निकालना है। इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये देखिए, वर्ब है टेंसेस, अब टेंसेस से वर्ब शुरू हो जाता है।
टेंसेस से वर्ब शुरू हो जाता है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट होता है। ये भी एक एरिया है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट अगेन कोर्स में इंक्लूडेड है, ये भी सिखाया जाएगा। इसके अंतर्गत आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब एक पार्ट आता है। वर्ब का आगे अगर हम एक्सटेंशन देखें तो टेंस में वर्ब यूज होता है। इसके हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ब के और फॉर्म आते हैं जिनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू ईट सम फूड, तो वॉन्ट एक वर्ब है जो कि आपकी मेन वर्ब है, और टू ईट आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस नहीं चेंज होता दोस्त, वो हर टेंस में एक जैसी लगती है, 2+V1 के फॉर्म में लगती है। ये कठिन टॉपिक होता है जिसकी आपको प्रैक्टिस बड़ी करनी पड़ती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ वर्ब का और एक्सटेंशन आ जाता है, वॉइस आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सब करेंगे हम लोग। नरेशन आता है, नरेशन आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे, मुझको बहुत अच्छे से सीखेंगे मुझसे। फिर हम देखेंगे इसमें जो एरर डिटेक्शन आता है, आई मीन ग्रामर के पार्ट में कौन सा टाइप आता है। ग्रामर के टाइप में एरर डिटेक्शन टाइप का क्वेश्चन आते हैं और सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन टाइप आता है। तो ये सिर्फ ग्रामर का पार्ट हुआ हमारे वर्बल एबिलिटी में। इसमें और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, मैंने आपको बोला 3 जगह आपको ध्यान देना पड़ता है। समझ लीजिए कि एक राक्षस है वर्बल एबिलिटी का कोर्स, और इस राक्षस को मारने के लिए मुझे 3 तीरों की जरूरत है। पहला तीर हो गया ग्रामर, अब दूसरा तीर दोस्तों है वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर। वर्ड पावर पढ़ाना और पढ़ना और समझना ये आपस में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वर्ड पढ़ने से वो लोग घबराते हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग अपीयर करने की कोशिश करते हैं, क्रैक करने की कोशिश करते हैं एसएससी कोर्स को, बैंकिंग के कोर्स को, और भी कोर्स है जिनमें इंग्लिश पूछी जा रही है। तो वर्बल एबिलिटी के कोर्स के जब ये करने की कोशिश करते हैं, क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें वोकैबुलरी बड़ी दुखती रग मालूम होती है दोस्तों। जैसे मैं भी नाम लूँ, वोकैबुलरी लोगों की कमज़ोरी है। तो एक मैं आपको बताता हूँ, यही वोकैबुलरी इज़ द एक्हिलीज हील ऑफ पीपल। एक्हिलीज हील, आपने एक्हिलीज एक बहुत पुराना योद्धा था ट्रोजन वॉर का, उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उसकी कमज़ोरी, पूरा का पूरा वो मजबूत था, यानी वज्र का बना हुआ था उसका शरीर, लेकिन उसकी कमज़ोरी थी दोस्तों कि उसकी एड़ी जो थी वो बहुत ही नाजुक सी थी, और वो सब जगह लड़ाइयाँ लड़ता है, लेकिन एक लड़ाई में उसकी एड़ी में तीर लग जाता। पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एड़ी में तीर लगने के कारण वो मर जाता है। अखिलीज की एड़ी उसकी कमज़ोरी होती है। यहाँ पर अखिलीज की एड़ी, दैट मीन्स अखिलीज ईल इज योर वोकैबुलरी, योर वर्ड पावर। वर्ड पावर को जानना, सीखना एक अलग बात है, और उसको दूर तक ले जाना, यानी एग्जाम के टाइम आपको वो याद आए, थोड़ा सा मुश्किल काम है। सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपका टीचर आपको बताता है। कुछ मेरे पास भी है, थोड़ी मोड़ी मैं भी डिस्कस कर लूँगा। बहुत ऐसा कोई खास बहुत अज्ञानी नहीं हूँ, बस आपके पास, मेरे पास जो भी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि आखिरकार हाउ टू नो अ वर्ड, दैट मीन्स हाउ टू लर्न अ वर्ड एंड हाउ टू कैरी दैट वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो टू रिमेंबर एट द वेरी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन, जब आप जवाब दे रहे हैं तब आपको आपके शब्द का मीनिंग याद आना चाहिए। वोकैबुलरी में बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम, सिंटोनिम पूछे जाते हैं। सिनोनिम समानार्थी आप जानते होंगे, एंटोनिम्स विलोम शब्द। फिर उसके साथ साथ आपको और भी क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, एक डबल फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एक सिंगल आता है। सिंगल वाले में आप समझ गए, एक फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड आता है, कभी कभी प्रपोजिशन बेस्ड आ जाता है, कभी कभी ये आ जाता है अपना आर्टिकल बेस्ड आ जाता है। तो जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की गुंजाइश होती है वहाँ वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक सेंटेंस कंप्लीशन का भी क्वेश्चन आता है, जिसको कई लोग डबल फिलर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी एक सेंटेंस बड़ा सा लिखा हुआ है, गॉड लेवल इंग्लिश होती है, और इस बड़े से सेंटेंस में 2 खाली स्थान होते हैं। दैट मीन्स देयर आर 2 blanks and you'll have to apply the correct option. Fine. So this is a little tricky topic. Questions on spellings, question on idioms and phrases, questions on phrasal verb. Now phrasal verb is also a little difficult topic because all are almost the same but they mean a different thing. Like somebody died of cancer. Fine. So he died of cancer, that means वो बीमारी से मरा. बट इफ समबडी डाइड फ्रॉम, सो डाइड फ्रॉम के बाद हम लोगों को बीमारी नहीं लगाना है,
हम लोगों को लगाना ही डाइड फ्रॉम अ हेड इंजरी। डाइड फ्रॉम, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी भौतिक कारण से हो, हेड इंजरी भौतिक कारण, फिजिकल डेथ, फिजिकल कॉज, फाइन। और डाइड ऑफ, इसके बाद हमें डिजीज यानी बीमारी का नाम लिखना, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फ्रॉम हेड इंजरी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी चीज़ पर। आखिरकार हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम बात डिस्कस कर रहे थे कि हम वर्ड्स को कैसे लेकर जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे और उनको याद रखने का तरीका क्या है। एक दो तरीके मुझे आते हैं और मैं वहीं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बहुत कॉमन तरीका जो कि आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, इन्हें मेमोनिक्स कहते हैं आजकल। तो गूगल की भाषा भी हम लोग सीख जाते हैं। तो मेमोनिक्स कहते हैं यानी मेमोरी की कुछ टेक्निक वगैरह, ऐसा कुछ मेमोनिक्स। तो मेमोनिक्स आप देखिए, वर्ड को पढ़ते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा साउंड या कुछ ऐसा वर्ड का टुकड़ा छुपा हुआ है जिससे हम याद कर सकते हैं और वर्ड को समझ भी सकते हैं। एक वर्ड आपके साथ शेयर करता हूँ, वर्ड मेरे पास है एबीसीडेरियन। अब एबीसीडेरियन को सुनते साथ इसका थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। अगर आपके पास ऑप्शंस में आए कि एबीसीडेरियन का क्या ऑप्शन आपको टिक करना है, तो आप ऐसा ऑप्शन टिक करेंगे जिसका क्लोजेस्ट मीनिंग हो। और अभी यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग एबीसीडेरियन का है कि वो व्यक्ति जो अभी किसी भी फील्ड में नया हो, यानी नया नया सीख रहा हो। सीधी सी बात है, इसकी की बनती ABCD सीखने वाला, एबीसीडेरियन, नौसिखिया होता है दोस्तों। तो मेमोनिक शब्दों में ही छुपी होती है। और भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला वर्ड आता है रूट वर्ड्स। अब देखिए रूट वर्ड क्या है। हर शब्द कहीं ना कहीं से बनता है। हिंदी मीडियम वालों को ही पता होगा कि रूट वर्ड नाम की कोई चीज़ होती, नहीं पता होगा मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ। आपने हिंदी मीडियम की क्लासेस में जियोग्राफी शब्द की परिभाषा का भी लिखी होगी, भूगोल अगर आपने लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा, 5वीं 6वीं 7वीं में भूगोल होता है। इंग्लिश मीडियम वालों ने भी लिखा होगा। तो हमारे पास वर्ड आता है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी को ध्यान से देखें तो इसमें रूट्स छुपी हुई दोस्त। रूट यानी जड़ का शब्द। इसको दो शब्दों से मिलकर बनाया गया, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। जियोग्राफी में जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना। एक बार और बात करते हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो से और भी शब्द बनेंगे और ग्राफी से और भी शब्द बनेंगे। जियो का मतलब होता है भूमि, भू, धरती, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या फिर टाइप करना या फिर चित्रित करना, रेखांकित करना। तो जियो प्लस ग्राफी यानी जियो यानी धरती के बारे में लिखना जियोग्राफी कहला गया। अब थोड़ा सा और आगे चले तो जियोग्राफी से जियोलॉजी बन जाता है, यानी भूगर्भ शास्त्री या भूगर्भ शास्त्र। जियोलॉजिस्ट भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र। जियो पर और आगे चले जाते हैं, जॉर्ज, इस पे भी जियो है। जॉर्ज का मतलब होता है किसान। रूट बढ़ती है जियो यानी भूमि प्लस अर्ग। अर्ग एक यूनिट है, इंजीनियर्स को बड़े अच्छे से पता होगी। अर्ग का मतलब होता है वर्क। तो वन हु वर्क्स ऑन अर्थ इज अ फार्मर। तो इस तरह से जियो से 2-3 वर्ड मिलते हैं। अब ये क्लस्टर ऑफ वर्ड, जब आप रूट वर्ड सीखते हैं तो क्लस्टर ऑफ वर्ड सीखते हैं। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। एक बुक का नाम शेयर करूंगा, हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। मैं ट्रेनिंग भी दूंगा उस किताब के बारे में और इसके आगे भी और किताबों के बारे में बात करेंगे। चलिए जियोग्राफी में अब हमारे पास एक और वर्ड बचता है, ग्राफी। हमने अभी ढूंढा था जियोग्राफी में जियो और एक और ग्राफी। तो ग्राफीन एक और पुराना लेटिन वर्ड है, उससे ग्राफी बना है। इसका मतलब होता है टू राइट यानी लिखना। अब देखिए ग्राफी मैं जोड़ दूं लॉजी से, ग्राफोलॉजी, IST लगा दो तो ग्राफोलॉजिस्ट, फाइन। ऐसे ऐसे अगर मैं बात करूं कैलीग्राफी तो ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ राइटिंग। कैलीग्राफी, कैली इज ब्यूटी, ग्राफी इज टू राइट, तो राइट विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी, कैको इज हार्श एंड ग्राफीन इज टू राइट। एक व्यक्ति जो बैड हैंड राइटिंग लिखता है साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी करता है, उसको बोलते हैं कैकोग्राफर, और उसकी राइटिंग को बोलेंगे कैकोग्राफी। तो ग्राफीन देख लीजिए, यहां पर बहुत सारे क्लस्टर बन गए। अब देखिए आपने सीखा जियोग्राफी, जियोग्राफी से आप आगे बढ़ते बढ़ते 5-6 और वर्ड्स आप सीख गए। ये क्लस्टर आगे बढ़ता चला जाता है, इससे रूट निकलती है, सफिक्सेस निकलते हैं, प्रीफिक्सेस निकलते हैं, इन्हें आप सीख कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऑब्वियसली आई विल ट्रेन यू। आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी हम आगे कैसे सीखेंगे वर्बल एबिलिटी कोर्स में। इस पर हम जाते हैं, एसोसिएशन सीखते हैं दोस्तों। एसोसिएशन यानी देखिए आपके बहुत सारे दोस्त मित्र और बहुत, आप टीवी देखते होंगे,
आप साथ ही साथ मोबाइल बहुत देखते होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर आपको चलते फिरते मिल जाते हैं, आप उस कैरेक्टर को वर्ड दे दीजिए, आपको वर्ड हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जैसे मैं एक फेमस कैरेक्टर का नाम लेता हूँ, अभी अभी लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ है रामायण। अब रामायण में रावण का कैरेक्टर आप देखिए, ठीक है, रावण के कैरेक्टर को देखिए और इमेजिन कीजिए उसका फेस, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। चौड़ी चौड़ी उसकी भौहें हैं, मोटी मोटी एकदम काली काली, और रावण के मस्तक में, उसके सिर पे हमेशा घमंड बसा रहता है। भगवान श्री राम को टक्कर देना भाई साहब। तो रावण के लिए मेरे पास एक वर्ड है, सुपरसीलियस। देखिए इमेजिन करिए, रावण की जो भौहें हैं हमेशा ऊंची होती हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, और ये निशानी है कोई व्यक्ति जब ऐसा एक्सप्रेशन देता है तो वो एक तो घमंडी है और दूसरा अनसेटिस्फाइड है। तो ऑब्वियसली रावण बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, बहुत कुछ अचीव भी किया था, महापंडित था, लेकिन घमंड, अचीवमेंट पे घमंड लोगों को हो जाता, रावण को भी था। भगवान राम को टक्कर दे रहे हैं। तो सुपरसीलियस को अगर मैं तोड़ूं, वो रूट वर्ड जो मैंने आपको सिखाया, तो मेरे पास मिलता सुपर प्लस सीली प्लस ओयूएस। ओयूएस का मतलब फुल ऑफ होता है, फुल ऑफ यानी कोई चीज़ भरी हो। सीली यानी आपकी आईब्राउज, प्लस सुपर, सुपर बहुत सुना होगा, सुपर का मतलब था ऊपर। तो इसका मतलब कुछ ऐसा निकला कि एक व्यक्ति जिसकी हमेशा आईब्राउज ऊपर रहती हैं, तो व्यक्ति कैसा होता है, घमंडी, बड़ा घमंडी व्यक्ति होता है। तो रावण के बारे में हम बात करते हैं तो आप एसोसिएशन कर सकते हैं आने वाले सीरियल से, नाटकों से, दोस्तों से वगैरह वगैरह, इन सब से कई सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, लॉकडाउन में मिल जाएंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं चौथा पॉइंट हमारा, जो कि है पिक्चर बेस्ड वोकैबुलरी। अब मैं आपको जूम पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सेशंस मैंने तैयार कर रखे हुए, मैं आपको कुछ पिक्चर्स पोस्ट करूँगा, उसमें वर्ड लिखे होंगे, आप जानते ही हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये आप बचपन से जान रहे हैं। पहले बच्चे को पिक्चर दिखाई जाती है, फोटो दिखाया जाता है, फिर उससे कनेक्ट करके वो वर्ड सीखता है। तो ये पिक्चर बेस्ड वोकैबुलरी हो गया। आई एम सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कोर्स के प्लान के बारे में बात करनी है। तो मैं आपको एक वर्ड इसमें भी देता हूँ, वर्ड देखिए, एज लास्ट, वर्ड है एज लास्ट। अब एज लास्ट वर्ड का मीनिंग होता है वो व्यक्ति जो कभी हंसता नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है, एज लास्ट। अब इससे देखिए, एज लास्ट पिक्चर बेस्ड, आप दिमाग में पिक्चर बैठा लीजिए या गूगल कर लीजिए पिक्चर हिटलर की। हिटलर की एक भी फोटो नहीं मिलेगी आपको जो कि हंसने वाली हो या मुस्कुराने वाली हो। तो एज लास्ट का मतलब हु नेवर लाफ्स, जो व्यक्ति कभी हंसता नहीं, मुस्कुराता नहीं, वो क्या होता है, एज लास्ट। फिर एक और शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, वीडियो बेस्ड वोकैबुलरी। मैं लास्ट में वीडियो बेस्ड के, अगर यहाँ नहीं हो पाए तो लास्ट में एक और वीडियो पोस्ट करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो में कि वीडियो बेस्ड वोकैबुलरी को आप कैसे सीखते हैं। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो घटनाओं पर होते हैं, तो मैं आपको वर्ड शेयर करूंगा, एक घटना और एक चीज़ जो हम सबको पसंद है। क्रिस गेल बल्लेबाज आप सभी कोई जानते होंगे, लड़कियां थोड़ा कम जानती होंगे, वेरी सॉरी, क्रिकेट पर बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो क्रिस गेल जब छक्के मारा करता था तो बहुत बड़े छक्के मारा करता था, बहुत स्काई हाई मारा करता था। और यहाँ पर मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक दैट मीन्स लाइक अ जायंट। अब क्रिस गेल को देख लो तो उसकी पर्सनालिटी भी इट्स नॉट लाइक अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, बड़ा लंबा चौड़ा और तगड़ा खिलाड़ी है, कैरिबियाई प्लेयर है। उसके साथ ही साथ अगर मैं उसके छक्कों के बारे में बात करूं, सिक्सेस के बारे में बात करूं, तो वो छोटे मोटे छक्के नहीं मारता दोस्त, वो 10-12 रन के छक्के मारता है। 4 नंबर रन मिलते हैं उसको, फिलहाल में 6 रन ही मिलते हैं, काउंट होते हैं। मेरे ख्याल से उसके काउंट होने चाहिए 12 रन, 15 रन, ग्राउंड के बाहर गई तो 20 रन, कुछ ऐसा होना चाहिए, जोक्स अपार्ट। तो जाइगेंटिक यानी बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, कोलोसल, कुछ सिनोनिम्स और हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये 4-5 टेक्निक्स हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे, इन्हें सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हमारे कोर्स में। अच्छा, इस पे हमें और करना क्या पड़ता है, हमें प्रैक्टिस बड़ी चाहिए कि किस तरह के वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज द पैराग्राफ, जहाँ पर वो आपको एक पूरा पैराग्राफ देते हैं और हर पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की हर लाइन पर एक ब्लैंक होता है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। कभी सरल तो कभी कठिन होता है, लेकिन ये आपका समय खा जाता है। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो क्लोज टेस्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, एक इडियम मेरे दिमाग में आ रहा है, एस अप योर स्लीव्स। देखिए मेरी स्लीव है तो मैं इसे एस अप कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसकी स्लीव खोली और मैंने एस अप योर स्लीव्स यानी स्लीव को इस तरह से किया
और एस का मतलब होता है इक्का। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक इक्का भर लिया, और ताश का गेम खेल रहा हूँ तभी मैं ये करूँगा, ऐसे ही नहीं इक्का भर लूँगा। तो इक्का यहाँ पर भर लिया। अब क्यों भरा? इसलिए भरा कि जब मेरे पास 2 इक्के लगेंगे या कहीं काम आएगा तो इस इक्के को निकालूंगा और अपनी बाजी खेल जाऊंगा। ठीक है, तो एस अप योर स्लीव, यानी मेरे पास एक ऐसी योजना है और गुप्त भी है जो मुझे आगे चल के फायदा देगी। अ वेरी बेनिफिशियल एंड सीक्रेट प्लान, एस अप योर स्लीव्स। तो यहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे डिस्कस कर रहा था एक मैं। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, डाई ऑफ अ डिजीज, डाई फ्रॉम फिजिकल कॉज, इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ। अब तीसरा तीर देखिए, मैं आपको 2 ही तीर अभी तक डिस्कस किए हैं, तीसरा तीर डिस्कस करता हूँ कि तीसरे तीर में हमारे पास आता है रीडिंग। अब देखिए भाई, क्वेश्चन पेपर जो बनता है 25 क्वेश्चंस का बनता है, उसमें एक पैसेज आता है। पैसेज में 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर। तो ये क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ता है, और अगर आपसे इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, आपको आदत नहीं है, तो आप पैसेज पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है, ये आपका समय खा जाता है दोस्तों। आप जो कोई भी स्ट्रेटेजी गलत बनाते हैं कि पैसेज पहले पढ़ लिया और पैसेज के आंसर पहले दे दिए, उन्हें लगता है कि स्कूल में आने वाले अनसीन पैसेज की तरह जिसमें उन्होंने निशान लगाया और आंसर दे दिया। ऐसा नहीं आता दोस्तों, पैसेज को पढ़कर समझकर आंसर देना पड़ता है। कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कई प्रकार के पैसेज होते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज होता है, डायरेक्ट आइडिया पैसेज होता है, न्यूज़ स्टोरी टाइप का पैसेज होता है, स्टोरी बेस्ड पैसेज होता है, इन्वर्टेड आइडिया पैसेज होता है, हिडन आइडिया पैसेज होता है। कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे के बारे में हमें डिस्कस करना, लेकिन पहले आपको इसे पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो जब भी आप मेरा कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं या नहीं भी करते हैं, या कैसे भी अगर आप तैयारी करें, घर पे तैयारी करें, तो एक एडवाइस मेरी ले लीजिए कि अगर आप इंग्लिश को कॉन्कर करना चाहते हैं या पेपर निकालना चाहते हैं, तो आप डेली इंग्लिश का कुछ भी निकाल के पढ़िए। आपकी आंखों को आदत होनी चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। बिना इसके काम नहीं चलने वाला दोस्तों। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। द की इज टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इज रीड, रीड एंड रीड। you'll have to continuously reading something, understand, otherwise it is difficult for you to crack your examination। तो टाइप ऑफ पैसेज आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पे कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, कब हमें वोकैबुलरी करनी है, कब हमें ग्रामर को देखना है, और कब हमको सबसे पहले रीडिंग पैसेज कर लेने हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा कोर्स प्लान दोस्तों, जिस पर मैंने आपको बताया कि हमारा कोर्स प्लान 2 भागों में डिवाइडेड है। आप चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, मैं क्लासेस दोनों की दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसा कैटेगरी वाइज भी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आप वर्बल एबिलिटी के स्टूडेंट हैं। मैं कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में आकर बैठ सकता है। बस मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने आपको शेयर किया है, उस पर मैं आपको शेड्यूल शेयर करूंगा, और सुबह का, शाम का, दोपहर का कभी कभी क्लास 40 मिनट्स का एक क्लास होगा, आगे चलकर 1 घंटे का भी कर लेंगे। 40 मिनट्स का जो सेशन होगा, कोई सेशन ग्रामर पे बेस्ड हो सकता है, कोई सेशन वोकैबुलरी पे बेस्ड हो सकता है, सेशन हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड हो सकता है, सेशन हमारा स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड हो सकता है, स्पोकन लेवल। तो मैं आपको लेवल भी बताऊंगा अपने व्हाट्सएप नंबर पे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो किस लेवल का पढ़ रहे हैं, स्पोकन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं हमारे कंपेटिटिव लेवल की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों से साझा करूंगा दोस्तों। बड़ी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कई लोगों ने वीडियो बीच में ही छोड़ दिया हो। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा हो उनको कुछ तो इनसाइट मिला होगा। और दोस्तों यहाँ मैं सम अप करता हूँ, प्लीज़ आप जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और आइए देखिए किस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, तो मैं सारी जानकारी आपको किस तरह से शेड्यूल होता है, अगले हफ्ते से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली, मैं आपको जूम ऐप पर ही दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिए, जो नंबर मैंने आपसे शेयर किया है। अब तक मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। बाय बाय बोलता हूँ मैं आपको, आपका आकाश वाथव। धन्यवाद। जय हिंद।